जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। अभी जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम में हम बात करेंगे न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स ये जो पार्ट है न्यूमेटिक्स, इसमें हम लोग क्या बोला था मैं स्टार्टिंग में कि इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर, और क्या यूज करेंगे, कंप्रेसर। अरे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या करें, कंप्रेसर का यहाँ पर लिखा होता है अपने बाइक के अंदर या फिर साइकिल के अंदर जब हवा भरते हैं तो उस टाइम पे कंप्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसर और जो आपका एयर है वो कैसे यूज करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपका जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगा, बराबर, हवा से एयर आएगा, उसके वो जाएगा सबसे पहले किसके अंदर, तो कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर किससे ड्रिवन है, मोटर से। अभी कंप्रेसर में एक बार हवा जाने के बाद वो जाएगा किसके अंदर, एयर ड्रायर के अंदर। एयर ड्रायर से पास होकर किसके अंदर अंदर जाएगा, एयर टैंक के अंदर। ओके, एयर टैंक क्या करेगा, ये जो एयर कंप्रेसर से आया है जिसको हम लोग मॉइस्चर जिसके अंदर निकाल दिया, ओके, एयर ड्रायर में हम लोग मॉइस्चर निकाल देंगे, फिर वो स्टोर करेंगे किसके अंदर, एयर टैंक के अंदर। एयर टैंक क्या करेगा, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एयर को आगे भेजेगा। नेक्स्ट उसके बाद वो जाएगा किधर आगे, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, इसको हम लोग बोलते हैं FRLL। FRL यूनिट क्या क्या करता है, यहाँ पर फिल्टर, जो भी एयर आ रहा है उसको फिल्टर करेगा। रेगुलेट, रेगुलेट मतलब क्या करेगा, अगर समझ लो थोड़े टाइम के लिए ज्यादा है एयर, फिर कम हो गया, फिर वापस ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ऐसे कम ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे एक प्रोपोर्शन में उसको लेके आएगा। रेगुलेट मतलब अगर ज्यादा है तो उसको स्टोर करके रख के जब भी कम आएगा उसमें डाल देगा, अगर कम है तो जब भी एक्स्ट्रा होगा उस टाइम पे उसके अंदर ऐड कर देगा। तो ऐसे टाइप का वो पूरा प्रोसेस रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका क्या, लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर क्या करेगा, ये पूरे जो एयर आ रहा है उसके अंदर ड्राई फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन। अगर ड्राई फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एटमाइज फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑयल है या फिर जो लुब्रिकेटर है वो आइटमाइज फॉर्म में जो लुब्रिकेटिव ऑयल है उसको स्प्रिंकल करेगा। ओके, स्प्रिंकल करेगा इन द सेंस वो क्या करेगा, उसको ओवरऑल जो प्रोसेस इसके अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से एयर जो आ रहा है उसके अंदर उसको स्प्रिंकल करेगा। स्प्रिंकल मतलब जैसे हम लोग डीओ यूज करते हैं, डीओ का जैसे हम लोग बटन प्रेस करेंगे वो इमीडिएटली उसको स्प्रेड करेगा, मतलब बोलते हैं वो उसको स्प्रिंकल करेगा। तो वो वैसे ही फॉर्म में उसको स्प्रिंकल करेगा पूरे उसके अंदर। तो ये पूरा आया किस यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर आके वो किधर गया, अभी गया ये डीसीवी के अंदर। डीसीवी मतलब क्या, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। अभी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल क्या करता है, तो आपका एक समझ लो आप एक गाड़ी में हो, ओके, इसका ड्राइवर यहाँ पर बैठा है, डायरेक्ट ड्राइवर के हाथ में एक स्टेयरिंग होता है, डायरेक्ट जैसे स्टेयरिंग रोटेट करेगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, गाड़ी किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा गाड़ी किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये ड्राइवर क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट। तो डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, तो सेम वे यहाँ पर जो है ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाला है ये भी तो वही काम करेगा। ये क्या करेगा, पूरे प्रोसेस के अंदर जहां पर हम लोग को जैसे रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो डायरेक्शन को जो एयर है उसको कंट्रोल करेगा। मतलब अभी पी से फ्लो जाके ए में गया, ए से यहाँ से अंदर जाके इधर पहुंच गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर ये वाला जो फ्लो है, ये वाला जो जगह है यहाँ पर एयर फील होते जा रहा है। अगर एयर भरते जा रहा है तो मुझे बताओ ये जो पिस्टन है वो मूव करेगा लेफ्ट से राइट। राइट जैसे जाएगा तो इसके अंदर पहले अगर कोई एयर बाकी रहेगा तो वो बी पोर्ट से बाहर निकल के यहाँ से बाहर कंट्रोल जाके मफलर, मतलब इसका दूसरा नाम है साइलेंसर, ठीक है, साइलेंसर। तो साइलेंसर क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, साइलेंसर। साइलेंसर क्या करेगा यहाँ मफलर या फिर साइलेंसर से वो बाहर निकल के एग्जिट। ओके, मफलर या फिर साइलेंसर का फंक्शन क्या बताए, सिर्फ आपको एक एग्जिट प्रोवाइड करना और आपका जो बैक प्रेशर है, ओके, बैक प्रेशर है उसको रिड्यूस करना। बैक प्रेशर मतलब क्या, बैक प्रेशर मतलब आपको मैं अगर बताऊं कि अगर मैं एक फुल स्पीड में अगर एक फ्लो आ रहा है और वो फ्लो को मैं एक जगह पे पाइप से कंट्रोल करके छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने टैप को बंद कर दिया और जमीन पे पाइप को छोड़ दिया और वापस मैंने टैप को ऑन कर दिया। जैसे टैप को ऑन किया तो पाइप क्या करेगा पता है, पाइप पूरे जगह पे ना ऐसे डांस करेगा, मतलब डांस करने से वो ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। एक से वो एक जगह से दूसरी जगह पे खुद से मूव करेगा। वो जो मूव कर रहा है ना उसको ही हम लोग बोलते हैं कि बैक प्रेशर प्रोवाइड, वो प्रेशर आ गया उसके अंदर। उसको वो बैक प्रेशर कम करने के लिए हम लोग एक जगह पे पकड़ के रखते हैं। तो वो जो बैक प्रेशर को पकड़ के रखना है फिर उसको बैक प्रेशर को सपोर्ट ये करना, मतलब हैंडल करना, उसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन करेगा, साइलेंसर करेगा, ठीक है। तो ये काम है उसके अंदर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये एग्जाम के अंदर है ना, ये सारे जितने ये है, ये सारे पार्ट्स को आपको हर एक एक पार्ट करके एक्सप्लेन करना। चलो आगे इसका मेरिट एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट एंड डिमेरिट्स ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कि
सबसे मेरिट्स, वर्किंग मीडियम इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एयर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, एयर इज क्लीन एंड ड्राई एंड सिस्टम इज क्लीन, करेक्ट। मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ एयर क्लीन है और ड्राई है, उस वो किधर कुछ पॉल्यूट नहीं कर रहा है, हजार्डस नहीं है नेचर के लिए, और वो किसी को डैमेज नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट को, कोई भी जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज नहीं करेगी। नेक्स्ट, इक्विपमेंट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, ऑल्सो इट वर्क्स विद ईज, ओके, मतलब इजी टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट से, क्योंकि बहुत प्रेशर कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक्स, तो इजीली बन जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, बराबर, मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों है, क्योंकि इसको बार बार हम लोग को मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता, लीकेजेस नहीं हो रहा है, ऑयल और स्पिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आएगा आपका क्या, डीमेरिट। तो डीमेरिट्स में आएगा सबसे पहला आपका ठीक है, डीमेरिट से सबसे पहला पॉइंट है, कैन हैंडल अप टू 10 बार प्रेशर ओनली, अबव 10 बार वी नीड टू स्विच इट इनटू हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब क्या, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस में ये जो न्यूमेटिक सिस्टम है, इसका मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 10 बार होना चाहिए, 10 बार के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर 10 बार के ऊपर उसका प्रेशर है, मतलब डिजाइन करने के टाइम पे ही, तो हम लोग पता चलता है कि ये प्रेशर जो है ये 10 बार के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली ये जो पूरा सिस्टम है ये डिस्कार्ड करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम, और हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को डिजाइन करेंगे। मतलब पहले ही हम लोग को डिजाइन करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग का जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर प्रेशर 10 बार के ऊपर है तो हम लोग को हाइड्रोलिक सिस्टम में स्विच करना पड़ेगा, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आएगा, इफ प्रेशर ड्रॉप्स देन एयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। बराबर, अगर पूरे एक अगर लाइन है, अगर एक भी जगह से लीकेजेस हो रहा है, तो इमीडिएटली उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, और फिर आगे वो किधर भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, फिर आगे जा ही नहीं पाएगा। तो अगर आगे नहीं जा रहा तो उधर कोई भी प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। डन, ठीक है, ओके। तो अभी ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। अभी ये क्वेश्चन आपको कंपल्सरी दिखेगा कि जाना किधर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल मतलब लुब्रिसिटी, ठीक है, लुब्रिसिटी मतलब ये जो ऑयल है इसका ये नेचर जो है ना, इसका लुब्रिकेंट नेचर होना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज में हम लोग ये ऑयल यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अभी ये जो पूरा प्रोसेस, ये ऑयल सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो अगर मैं ऑयल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम पे चेक करूंगा कि ये जो ऑयल है ये वो जो प्रोसेस में यूज करने वाला, वो जो प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से ये फ्रिक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप समझ आपको हेडेक है, ठीक है, आपको हेडेक है, मतलब आपको सर दुख रहा है, और आपने अगर कोई दवाई ली है, अगर आपने कोई मेडिसिन ली है, तो वो मेडिसिन आपके हेडेक पे काम करना चाहिए। या फिर आपको अगर हेडेक हो रहा है तो आपने मेडिसिन लेने के बाद आपका हेडेक कम हो गया, इसका मतलब वो जो मेडिसिन है वो मेडिसिन ने अपना काम चालू कर दिया। पर अगर वो समझ लो आपने मेडिसिन लिया और वो मेडिसिन के बाद आपका पेट दर्द होने लगा, मतलब यू आर हैविंग अ स्टमक एक, तो उस टाइम पे वो जो मेडिसिन है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो केमिकली इनस्टेबल है, ठीक है। मतलब जिस जहाँ पर आपका वो जो जो चीज के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो वो चीज के ऊपर ही उसको काम करना चाहिए, दूसरे चीज से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसका हम लोग बोलते हैं केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हाइड्रोलिक ऑयल जो है ना, वो जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम पे वो सारे कंपोनेंट्स के साथ उसको कुछ केमिकल रिएक्ट नहीं करना, उसको खुद से अपना जो भी है वो खुद मेंटेन करके रखना, ठीक है, मतलब नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। देन नॉन कोरोसिव पता है हम लोग को, जंग नहीं लगना चाहिए, इट मस्ट हैव एंटी डस्ट प्रॉपर्टी। देन वो आया कि उसको हम लोग बोलते हैं कि हाई फ्लैश पॉइंट। हाई फ्लैश पॉइंट मतलब क्या, हाई फ्लैश पॉइंट मतलब अगर समझ लो, मैं ऐसे कंसिडर करो कि ये मेरा ऑयल ऑयल है, ऑयल का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, ऑयल का नॉर्मल टेम्परेचर ओ डैश, ओ डैश, और मेरा जो ऑयल है वो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो उसमें आग लग रही है, ठीक है, उसमें फ्लैश जनरेट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेम्परेचर है ना वो 110 तक पहुंच गया, तो 110 तक पहुंचते ही मेरा जो टेम्परेचर ऑयल का है वो 100 क्रॉस होते उसमें आग लगना चालू हो जाएगी। तो मुझे पता है ये चीज अच्छी है अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये चीज को अवॉइड कैसे करेंगे, तो अवॉइड करने के लिए मैं इसका तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता ऑयल का, उल्टा मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस को ऊपर लेके अगर मैं 300 डिग्री या फिर 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो ये वाला अगर पॉइंट पहुंच रहा है, गर्म भी हो रहा है ऑयल, तो उसके बाद उसमें आग नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करें, वो जो फायर का जो पॉइंट है, जहाँ पर वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर फायर इग्नाइट हो रहा है, जलने के लिए चालू कर रहे हैं, वो पॉइंट को ही हम लोग आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग बोलते हैं हाई फ्लैश पॉइंट। तो हम लोग जो ऑयल सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग हाई फ्लैश पॉइंट वाले ऑयल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर फिर इग्निशन टेम्परेचर
बहुत दूर का है। देन वैसे ही सेम और एक पॉइंट आएगा, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीज पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो लो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अगर मैं बोला ऑयल मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो ये जो ऑयल है ये मैं यूज नहीं कर सकता। ये बहुत टाइम पे अगर जहाँ पर मैं मशीन को भेज रहा हूँ वहां पर अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो क्या होगा, ऑयल उसका फ्रीज हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि जितना उसका सराउंडिंग टेम्परेचर है, जितना उसका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, उससे मुझे बहुत दूर लेके जाना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका इसके लिए हम लोग बोलेंगे उसको लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम टॉक्सिसिटी। मिनिमम टॉक्सिसिटी मतलब यहाँ पर जो टॉक्सिक नेचर है उसका ऑयल का वो नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक मतलब किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में आने के बाद अगर वो जो ऑपरेटर है जिसके हाथ में वो सब कंट्रोलिंग है, अगर वो बाई चांस कोई कंज्यूम कर रहा है ऑयल को, कोई ऐसे एक चांस है कि वो अगर कोई बाय मिस्टेकली उसने कंज्यूम कर दिया तो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से उसको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं मिनिमम टॉक्सिसिटी। देन उसके बाद गुड हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन मतलब अगर कोई हीट जनरेट हो रहा है तो ऑयल वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरी जगह पे जाके वो हीट को रिलीज कर देगा, ठीक है। मतलब वो हीट कैरी होना चाहिए, एक जगह से हीट कैरी करके दूसरी जगह पे जाके हीट को बाहर छोड़ रहा है। देन फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, आग नहीं लगना चाहिए। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वो इजिली फ्लो होना चाहिए, ठीक है, इजिली फ्लो होना चाहिए। एंड देन कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पर कॉस्ट कम होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट कम होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। इसमें से कोई भी 4 या फिर 5 आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे तो हार्डली 4 मार्क्स के लिए हो गए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज है, अच्छे से एक बार देख लो क्या होता है वो। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेसन के जो टॉपिक है एंड करते हैं। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।